का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर आता है आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन जगत से जुड़ी वो तमाम जानकारियां जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसके साथ ही समय समय पर हम आपको बताते हैं कई तरह के नवाचारों के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में और इसके साथ ही खेती किसानी में हो रही गतिविधियों के बारे में भी। और इसके साथ ही आपको मिलवाते हैं हमारे कुछ सफल और प्रगतिशील नवाचारी किसानों से, बताते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी कृषि यात्रा के बारे में। तो आज भी हम लेकर आए हैं ऐसे ही एक युवा प्रगतिशील सफल नवाचारी किसान की कहानी। क्या है इसकी कहानी, आइए जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा पोषक तत्वों का खजाना है मिलेट्स। केवी के बूंदी पर खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। और फूलों की खेती पर सरकार देगी अनुदान। कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर पर आयोजित मिलेट्स व्यंजन प्रतियोगिता में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि मोटा अनाज पोषक तत्वों का सबसे सस्ता खजाना है। कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर के द्वारा मोटा अनाज वर्ष 2023 के तहत मिलेट्स पर व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों को बाजरा, जवार सहित दूसरी मिलेट्स फसलों में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM बलाई ने बताया कि मिलेट्स में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। यह अनाज सेहत के लिए फायदेमंद है। उन्होंने दैनिक आहार में मोटे अनाजों को शामिल करने और इनका उपभोग बढ़ाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूक करना है। मिलेट्स फसलों में बाजरा, जवार, सांवा, कुरी कांगनी आदि अनाज शामिल है। कार्यक्रम को केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर BL रोत ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मिलेट्स की खेती के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। यह फसलें कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं। खाद उर्वरकों का खर्च भी इन फसलों में कम है। मिलेट्स फसलें ज़्यादा तापमान सहनशील होने से इनको क्लाइमेट स्मार्ट अनाज कहा जाता है। मिलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। मिलेट्स ग्लूटीन से मुक्त होते हैं और विटामिन B, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी महिलाओं ने मिलेट्स से बाजरे का मीठा खिचड़ा, खट्टा खिचड़ा, राबड़ी सहित दूसरे कई उत्पाद बनाए। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी पर कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग से मृदा, पानी और पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसे में किसान भाई उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी पर खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 15 दिवसीय इस प्रशिक्षण के दौरान आदान विक्रेताओं को उर्वरकों का संतुलित उपयोग, जैविक प्राकृतिक खेती का महत्व, जैविक खाद, बायोपेस्टिसाइड्स को प्रोत्साहन आदि के बारे में बताया गया। इस प्रशिक्षण में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश वर्मा ने उर्वरक विक्रेताओं को मृदा में संतुलित उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग, खाद, उर्वरक और मृदा नमूना लेने की विधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी। साथ ही फसलों के आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा और उनकी कमी के लक्षणों की पहचान करना, उर्वरकों में मिलावट, जैविक खेती, संरक्षित खेती, प्राकृतिक खेती, समन्वित कृषि प्रणालियों और समन्वित कीट रोग प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर कमला महाजनी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र कोटा से डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर BL नागर, कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा से डॉक्टर भवानी शंकर मीणा, डॉक्टर हरफुल मीणा, कृषि महाविद्यालय हिंडोली से अधिष्ठाता प्रोफेसर NL मीणा, डॉक्टर सुभाष असवाल, डॉक्टर राजेश महावर, डॉक्टर हनुमान सिंह राठौड़, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी से उपनिदेशक दुर्गालाल मौर्य ने संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों को प्रक्षेत्र भ्रमण के लिए सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी और कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा पर संचालित विभिन्न फसल परियोजना, समन्वित खेती परियोजना, मधुमक्खी पालन इकाई, ट्राइकोडर्मा इकाई और शहद प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन करवाया गया। प्रशिक्षणार्थियों को संयुक्त निदेशक कृषि महेश कुमार शर्मा द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसानों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत किसानों को लागत का 40% तक अनुदान दिया जाएगा। शादी, पूजा पाठ से लेकर घर को सजाने तक में फूलों का उपयोग होता है, लेकिन प्रदेश में पुष्प उत्पादन का कार्य सिमटा हुआ है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक जिलों में फूलों की खेती समय के साथ परवान चढ़ी है, लेकिन कई जिलों में फूलों का दायरा सिमटा हुआ है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने फूलों की खेती पर अनुदान देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार गुलदाउदी, गेंदा, गुलाब और गैलार्डिया की खेती करने वाले किसानों को अनुदान का लाभ देगी। सरकार की योजना के मुताबिक 2 हेक्टेयर में फूल की खेती करने पर किसानों को 40% तक अनुदान दिया जाएगा। खास बात यह है कि गेंदा, देसी गुलाब, गैलार्डिया और गुलदाउदी की खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को ही कुल लागत पर 40% तक अनुदान मिलेगा। अगर किसान भाई सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्यान विभाग द्वारा सत्यापन करने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। वहीं सब्सिडी का लाभ उठाने वाले किसानों को गोबर की खाद 1 रुपये प्रति किलोग्राम और वर्मी कंपोस्ट 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, कहते हैं कि ज़िंदगी का रास्ता हमें कभी बना बनाया नहीं मिलता, इसे हमें खुद ही बनाना पड़ता है। और जैसे जिसने रास्ता बनाया उसे मंजिल भी वैसी ही मिलती है। अगर हम मंजिल की बात करें तो 2 तरीके से हम रास्तों पर पहुंच सकते हैं, या तो बाय चॉइस यानी आपने अपनी मर्ज़ी से कोई रास्ता चुना, या फिर बाय फोर्सफुली कि आपने किसी को देखा, उसका अनुसरण किया या आप उससे प्रभावित हुए और फिर आप मंजिल तक पहुँचे। लेकिन जो पहला रास्ता होता है यानी कि बाय चॉइस, जिसे आपने अपने मन से चुना, उसमें सफलता मिलना तय है। ऐसे ही हमारे एक प्रगतिशील युवा किसान हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, जिन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर, यानी कि जो पेशे से लॉ ग्रेजुएट थे, जिन्होंने लेबर लॉ में डिप्लोमा भी किया और LIC में जो एक बहुत ही अच्छी बढ़िया सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उस नौकरी को छोड़ के इन्होंने गांव की तरफ रुख किया और खेती किसानी में ख़ास तौर पर हमारी जो जैविक खेती है उसमें कई तरह के नवाचार किए और आज इन्हें इन नवाचारों के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा नवोन्मेषी किसान सम्मान से सम्मानित किया गया। आज जानेंगे हम इन्हीं प्रगतिशील युवा किसान की कहानी, उनकी सफल यात्रा, उनकी कृषि यात्रा के बारे में खुद उन्हीं के शब्दों में। तो आइए बिना देर गवाए स्वागत करते हैं हमारे आज के प्रगतिशील नवाचारी किसान, दौसा से आए हमारे प्रगतिशील नवाचारी युवा किसान श्याम सुंदर शर्मा जी का। श्याम सुंदर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। राम राम सर। और सबसे पहले चूँकि आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से किसान नवोन्मेषी जो आपको सम्मान मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको इस सम्मान को पाकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान पाकर बहुत अच्छा लगा। सम्मान किसी भी रूप में वो सम्मान होता है, चाहे सम्मान में 2 शब्द अच्छे कहे गए हों आपके बारे में, वो भी सम्मान होता है। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ सम्मान को लेकर के कि मैंने लॉ ग्रेजुएट भी मैं रहा, नौकरी मैंने की, पर जो किसान के रूप में मुझे सम्मान मिला है
वो मुझे समाज से भी, सरकार से भी और अन्य माध्यमों से मुझे बहुत मिला है। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको किस नवाचार के लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से नवोन्मेषी किसान सम्मान मिला है, ये किस नवाचार के लिए मिला है? नवोन्मेषी किसान सम्मान जो मुझे मिला है वो मुझे जैविक खेती में किए गए नए प्रयोगों, नए कार्यों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दिया है। और जो आज देखिए कृषि में जो गंभीर समस्या है वो किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर के है, और गुणवत्ता को हम जब भी सुधार सकते हैं जबकि हम जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उन उत्पादन की विधियों को अपनाएं। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने जो उत्पादन में जो जैविक तरीके और प्राकृतिक तरीकों को अपनाया है, इसी कारण मुझे सम्मान दिया गया है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जैविक खेती में नवाचारों के लिए जो है सम्मान मिला है, तो किस तरह के नवाचार आपने जैविक खेती में किए हैं, ये हमारे किसान साथी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने जो मुझे नवोन्मेषी किसान सम्मान दिया है, वह मुझे मेरे जैविक कार्यों के लिए दिया गया है। मूलतः जो है मेरा कार्य, मैं लॉ ग्रेजुएट था, फिर मैंने LIC भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी की, उसके बाद मैंने खेती को अपनाया, और खेती में भी परंपरागत खेती को छोड़ करके मैंने जो आज के संदर्भ में, जो आज के परिपेक्ष में जो नया तरीका है जैविक खेती, उसको अपना, देखो कहने को तो नया तरीका है, पर लेकिन कहीं ना कहीं मूलतः इसके सिद्धांत पुराने सिद्धांतों पर ही आधारित थे। प्राकृतिक कह लो, जैविक कह लो, बात है कि जीवों, देखो इसका बेसिक मतलब ये है कि जीवों के माध्यम से, जीवों द्वारा की गई खेती जैविक खेती है, और इसी कार्य के लिए मुझे सम्मान दिया गया है। जैविक खेती में मैंने जो है वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के अनाज, मसाले और सब्जियों का उत्पादन लिया है। लगभग मैंने आज वर्तमान में अपने खेत पर 28 तरह की सब्जियों का उत्पादन लिया है। इसके अलावा लगभग 12 से 18 प्रकार के मेरे पास अनाज हैं। इसके अलावा 5-6 प्रकार के मसाले हैं, और जो अपने फल वाली फसलें हैं, 5-6 प्रकार की मेरी जो फल वाली फसलें हैं, उनके लिए मुझे सम्मान भारत सरकार की ओर से मिला है। मैंने निरंतर रूप से अपने कार्य में, अपने उत्पादों में, गुणवत्ता में निरंतर रूप से कहीं न कहीं वृद्धि और उत्पादन में कहीं न कहीं सुधार किया है। इसी कारण सरकार ने मुझे ये सम्मान दिया है। जहाँ एक तरफ युवा आज खेती को छोड़ करके शहरों की ओर अग्रसर है, मैंने शहर को छोड़ करके पुनः गांव में जाकर के एक नया कार्य को स्थापित किया है। यह जो खेत जहाँ मैं आज कार्य कर रहा हूँ, वो खेत मेरे पैतृक नहीं है, वो खेत मैंने खरीदे हैं। मैंने, जैसे आपने बताया मेरे बारे में कि बाई चॉइस और बाई फोर्स, तो मैंने मेरी चॉइस से कार्य किया है, और आज इस कार्य को मैं पूरी तरह सम्मान के रूप में देखता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी कुकुर निदान, खेती जो है वो उत्तम मानी गई है। कृषि कार्य को जो आज युवा, आज हम खेती को छोड़ कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि हमें खेतों की ओर पुनः लौटना पड़ेगा, और खेतों के साथ मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य पर हमें निरंतर रूप से कार्य करना पड़ेगा। तभी जाकर कहीं ये हमारा समाज जो खाद्यान्न उसको पोषण ले पाएगा। केवल हमारा पेट भरना ही तात्पर्य नहीं होना चाहिए, हमारा मीनिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं कि उस भोजन को खा करके हमारे शरीर को कहीं ना कहीं पोषण प्राप्त हो। और सरकार ने जो मुझे सम्मान दिया, विभिन्न प्रकार के अनाजों, फसलों और अपने उत्पादन के लिए दिया गया, इसमें पूर्णतः मैं जो विधियाँ हैं, मैं वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश है, अपना जो जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, दशपर्णी अर्क है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, और विभिन्न प्रकार के बायो कल्चर हैं, जैसे सुडोमोनास है, पैसिलोमाइसिस है। इन बायो कल्चर्स का प्रयोग करके और प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक आच्छादन करके अपने उत्पादन को बढ़ाया भी है और सुधारा भी है। इन्हीं सब कार्यों के लिए मुझे ये सम्मान दिया गया है। आपने जिक्र किया कि एक ग्रामीण युवा जो है वो ज़्यादातर शहरों की तरफ पलायन करता है नौकरी की तलाश में, लेकिन चूंकि आपकी शहर में नौकरी थी और आपने कृषि की तरफ रुख किया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? किस तरह की समस्याएं आई, किस तरह की चुनौतियां आई जिनका सामना आपको करना पड़ा? प्रेरणा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा जन्म जो डिडवाना ग्राम के किसान परिवार में हुआ है, तो खेती किसानी से तो हमारा परिवार शुरू से ही मूलतः जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर सहयोग और प्रेरणा की बात करें तो दौसा कृषि विज्ञान केंद्र ने मेरे इस कार्य में बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा मुझे जो SKNU जो श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय है, वहाँ से मुझे काफ़ी तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन मुझे निरंतर रूप से मिला है। इसके अलावा मुझे ICR के कई साइंटिस्ट हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग और मार्गदर्शन मुझे निरंतर रूप से और नियमित रूप से मिला है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो बहुत सारी जो अपनी योजनाएं आज लागू कर रखी हैं, उनसे भी मुझे काफ़ी सहयोग और प्रेरणा मुझे मिली है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं शुरू से ही खेती को एक सम्मानजनक स्थिति मानता था, तो इसलिए मैं इस खेती को आगे बढ़ा पाया।
जी श्याम सुंदर शर्मा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भी जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है और अभी हाल ही में बजट में भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है। आप जिस तरह की जैविक खेती कर रहे हैं या आप जिस तरह का जैविक उत्पादन कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हमने सुना है कि आप जो गेहूं का उत्पादन करते हैं उसके बाज़ार में डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसा क्या कारण है कि आपके उत्पादन की, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है? ये हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं आज हमारे खाद्यान्न का मुख्य भोजन है, तो शुरू से ये था कि कहीं ना कहीं हर घर में किसी न किसी रूप में रोटी हैं, पराठे हैं, अन्य जो खाद्यान्न विधियां हैं उसके माध्यम से गेहूं का अधिक प्रयोग करते हैं। तो शुरू से आज देख पा रहे हैं कि गेहूं में कहीं ना कहीं गेहूं से कई लोगों को एलर्जी है। तो जब मैंने उत्पादन कार्य शुरू किया तो शुरू से दिमाग में ललक थी कि लोगों तक शुद्ध और अच्छा गेहूँ पहुँचे, तो वो एक मन की धारणा उसको मैं साकार कर पाया। और गेहूँ जो है आज मेरा वो ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन जो होता है वो गेहूँ में कहीं ना कहीं उसमें कई प्रकार की बीमारियों का जनक भी है वो। तो मेरा गेहूँ जो है वो ग्लूटेन फ्री गेहूँ है और गेहूँ की जो वैरायटी है वो हाई प्रोटीन गेहूँ की वैरायटी है। गेहूँ की ये जो वैरायटी है इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो शरीर की, तो देखो आप भी समझते हैं कि विज्ञान के रूप में देखा जाए तो किसी भी शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है और कोशिका बनती है प्रोटीन से। तो और शाकाहारी भोजन में कहीं प्रोटीन की कमी रहती है और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन मेरी जो वैरायटी उसमें प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इस कारण मेरे गेहूं को एक सम्मानजनक स्थिति मुझे मिली है और गेहूं को एक अच्छा बाज़ार मिला है। शुरुआत में मेरे पास 200 कुंटल गेहूं का उत्पादन था जिसका कोई ग्राहक नहीं था और आप सभी लोगों के सहयोग से आज वर्तमान स्थिति ये है कि गेहूँ मेरा खड़े फसल ही बिक जाती है। मुझे इसके लिए बहुत प्रयास और बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता। गेहूँ मेरा आसानी से बिक जाता है और अच्छी पब्लिक का जो आमजन है जो उपयोग करते हैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स है इसके प्रति। जी श्याम सुंदर जी, आपने जैसा बताया कि आप गेहूं का उत्पाद जो है बाज़ार में बेच रहे हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ग्लूटेन फ्री है, इसलिए उसकी डिमांड भी बाज़ार में ज़्यादा है। ये तो बात थी गेहूं की, लेकिन इसके अलावा आप कई तरह के उत्पाद बेच रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, फलों की खेती कर रहे हैं, इसके साथ ही तिलहनी दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, मसालों की खेती कर रहे हैं। तो उनमें ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो उपभोक्ता हैं वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, इसकी क्या विशेषता है? अभी वर्तमान में मैं लगभग 28 प्रकार की सब्जियाँ मेरे फार्म पे उगा रहा हूँ। सबसे बड़ी विशेषता जो मेरे सब्जियों की है कि वो उनकी टाइम है वो जो आपके केमिकल से उत्पादित सब्जियाँ उनसे कहीं ज़्यादा है। गत समय जैसे मैंने खरीफ की फसल में लौकी का उत्पादन लिया था तो मेरे उत्पादों का उपभोक्ताओं का रेस्पॉन्स था कि जैसे हम जो मंडी से लौकी लेकर के आए वो बिना फ्रिज 2 दिन ही रह पाती थी, मेरी लौकी 10 दिन बिना फ्रिज आराम से रह जाती थी। उनका सेल्फ लाइफ इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, स्वाद भी बहुत अच्छा था, पकने में भी बहुत कम समय में, बहुत कम ईंधन में पक जाती थी और स्वाद तो बेहतरीन था ही उनका। इसके अलावा जो देखिए आज पकी हुई सब्जियों के साथ हमें कच्ची सब्जियां भी खानी बहुत ज़रूरी होती है और कहीं ना कहीं सब्जियों में जो है केमिकल का इस्तेमाल होता है तो कोई भी उपभोक्ता सीधी सब्जी खाने से बचता है, किसी फल को सीधा खाने से बचता है। तो मेरी सब्जियों के साथ ये समस्या नहीं है उपभोक्ताओं के साथ, वो आसानी से उनको बिना धोए आराम से खा सकते हैं। उनका स्वाद भी बहुत गुणवत्तापूर्ण होता है और कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, पकाने का समय और ईंधन की बचत भी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे उत्पादों की विशेषता के कारण मुझे आज अच्छा बाजार मिल पाया है। मैं मेरे किसी भी उत्पाद को आज मुझे मंडी में बेचने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने उत्पादों का खुद ही प्रसंस्करण करता हूँ मेरे स्तर पे जितना हो पाता है। जैसे कि मैं सरसों और मूंगफली तेल मैं खुद निकालता हूँ और जो तेल है लोग कहते हैं हमारा बिकता नहीं है, मेरे पास बचता नहीं है। खली की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, इसे पशुओं स्वास्थ्य पे बेहतरीन पाया गया है और जो तेल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी मुझे मिली है। अभी भी वर्तमान समय मेरे उत्पादों की बहुत अच्छी बाज़ार में डिमांड है। श्याम सुंदर जी, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करी, जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं रास्ते में आए होंगे, चाहे वो हम मार्केट की बात करें या फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, उपभोक्ताओं की बात करें या उत्पादन की बात करें, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी सफलता है वो किसी संघर्ष के पीछे ही मिलती है। बिना संघर्ष किसी सफलता का ना मूल्य रह जाता है और ना ही वो किसी मतलब की होती है। तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि संघर्ष मुझे भी करना पड़ा है, क्योंकि शहरी परिवेश में मेरा लालन पालन हुआ था, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में जब मैं गया तो मुझे कई प्रकार के संघर्ष करने पड़े। और उत्पादन को देखो, आज कृषि में उत्पादन का सबसे बड़ा शत्रु पहली बात तो आपका मौसम है, इसके पश्चात जो आपके कीट पतंगे जो हैं वो बड़ा एक समस्या है। और जैविक में शायद कहीं ना कहीं इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं इनसे इनकी मुश्किलें ज़्यादा होती है।
और इनके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। कई जगह मैं घूमा, कई जगह मैं देखा, कई किसानों से मैंने मिला और समय समय जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र दौसा है उसने मुझे सहायता प्रदान की। ICAR के कई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे सहायता प्रदान की। इसके अलावा जो हमारे कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसने मुझे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्रदान किया। तो कहीं ना कहीं ये मेरी गुणवत्ता और मेरी विश्वसनीयता का परिणाम था कि मुझे मेरे जो ग्राहक हैं वो मेरे तक सीधे खुद के माध्यम से पहुँचाते हैं। मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है इस पर। और जैसा श्याम सुंदर शर्मा जी आपने कहा कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने कोशिश किया, आपने संघर्ष किया, आप खेती किसानी की तरफ रहे। आप पेशे से सरकारी नौकरी में थे, बढ़िया सी नौकरी आपकी चल रही थी, लेकिन उस नौकरी को छोड़कर आप गांव की तरफ आए और गांव में अपने खेती किसानी में, खास तौर पर जैविक खेती में आपने काम किए, नवाचार किए, खेती किसानी की दशा और दिशा को बदला और आपने सफलता के आयाम रचे। और इसीलिए आपको संस्थान की तरफ से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से नवोन्मेषी किसान सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आप हमारे लिए, हमारे कई युवा किसानों के लिए प्रेरणा हैं। हमारे कई युवा किसान आपसे प्रेरणा लेंगे और खेती की किसानी की तरफ काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आज आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने ढेर सारी जानकारी अपनी कृषि यात्रा के बारे में, सफलता की कहानी हमारे किसानों के साथ साझा की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमसे डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहें तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।